हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम आर के नारायण के नोवेल मालगुडी डेज की 5th शॉर्ट स्टोरी करेंगे जिसका नेम है द ब्लाइंड डॉग। अब इस स्टोरी का टाइटल अपने आप में ही आयरॉनिकल है क्योंकि यहाँ पर जो डॉग है वो ब्लाइंड नहीं है, एक बैगर है वो ब्लाइंड है। तो ये आयरॉनिकल किस तरह से है ये हमें आगे पता लगेगा। अब इस स्टोरी की सेटिंग एक बिजी से मार्केट प्लेस में है जो कि काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है और इसका कंट्रास्ट किसके साथ है? उस बैगर के साथ जो कि काफी आइसोलेटेड रहता है, अकेला स्ट्रगल करता रहता है। और एक यहाँ पर डॉग भी है स्टोरी में जो स्ट्रगल करता है। अब इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक ब्लाइंड बैगर है और एक डॉग है। अब इस डॉग का नेम टाइगर है। अब ये ब्लाइंड बैगर काफी इरिटेबल पर्सन है, दूसरों पर डिपेंड रहता है और जैसे ही इसके पास पावर आती है तो ये उस डॉग के ऊपर अपनी पावर दिखाता है, अपनी क्रुएल्टी शो करता है। अब ये डॉग जिसका नेम टाइगर है ये एक स्ट्रे मॉन्ग्रेल है। इनिशियली तो ये फ्री रहता है लेकिन बाद में जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो ये ब्लाइंड बैगर इसे अपना स्लेव बना लेता है, अपना गुलाम बना लेता है और ये भी उस ब्लाइंड बैगर के प्रति अपनी लॉयल्टी शो करता है। और हंगर भी इसका एक रीजन रहता है कि भूख की वजह से भी ये इसके साथ रहता है। अब इस स्टोरी में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, एक ओल्ड वुमन है, एक रिबन वेंडर है, एक परफ्यूम वेंडर है। अब ये जो ओल्ड वुमन है ये स्टार्टिंग में बैगर की केयर टेकर थी लेकिन बाद में इसकी डेथ हो जाती है जिस वजह से भिखारी को अपने लिए एक नया गाइड ढूंढना पड़ता है और वो गाइड कौन होता है? डॉग। अब रिबन वेंडर जो है ये इस भिखारी को एक रस्सी देता है जिससे कि वो डॉग को बांध सके। अब ये रस्सी व्हाइट कलर की होती है, इस स्टोरी में हमें बताया है और उसी रस्सी की वजह से ही ये ब्लाइंड बैगर उस डॉग को अपना स्लेव बना पाता है, उसे अपना गुलाम बना पाता है। और ये जो परफ्यूम वेंडर है ये उस रस्सी को काटता है ताकि वो डॉग को फ्री कर सके, आजाद कर सके। अब स्टोरी की शुरुआत में बैगर अपनी केयर टेकर को खो देता है और उसके बाद एक स्ट्रे डॉग से अपनी दोस्ती करता है और वही स्ट्रे डॉग बाद में इस ब्लाइंड मैन को प्रोटेक्ट करता है और पर्टिकुलरली एक पर्सन बताया, एक विलेज अर्चिन, एक शरारती लड़का है जो कि गांव का है, उससे बचाता है। उसके बाद बैगर को उसकी यूटिलिटी समझ आती है कि ये तो मेरे बहुत काम का है, तो वो उसे अपने साथ बांध लेता है, अपने साथ रखता है और वही डॉग उसे गाइड करता है, नेविगेट करता है। अब जैसे जैसे बैगर की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें लालच आने लग जाता है। फिर वो एक क्रूअल मास्टर बन जाता है डॉग के प्रति, उसके लिए जरा सी भी सिंपैथी नहीं दिखाता जिस वजह से वो डॉग उसका गुलाम बनकर रह जाता है। अब डॉग को थोड़ी देर के लिए आजादी तो मिलती है लेकिन भूख की वजह से और लॉयल्टी की वजह से वो उस बैगर के पास वापस आ जाता है और बैगर को ये चीज नहीं दिखाई देती कि वो अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए मेरे पास वापस आया है। वो उसे एक स्टील की चेन से बांध देता है ताकि वो कभी भी वहां से भाग ना सके। अब इस स्टोरी में डिपेंडेंसी और एक्सप्लॉयटेशन को एक दूसरे के कंट्रास्टिंग में बताया है, उसके अलावा लॉयल्टी को एक ट्रैप की तरह बताया है और डॉग किस तरह से क्रुएल्टी को सर्वाइव करता है वो भी हमें बताया है। अब इसमें रिबन या चेन जो है वो किस चीज के सिंबल है? वो फ्रीडम खोने के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लाइंडनेस न केवल साइट की फिजिकल लॉस को शो कर रहा है बल्कि ये भी दिखा रहा है कि भिखारी को ये नहीं दिखाई दे रहा कि डॉग किस तरह से सफर कर रहा है। उसके अलावा मार्केट एक ऐसी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि क्रुएल्टी को देखता तो रहता है लेकिन उसके प्रति कुछ भी नहीं करता है। अब इस स्टोरी के टाइटल द ब्लाइंड डॉग में क्या आयरॉनिकल है? वो भिखारी जो है वो ब्लाइंड होता है लेकिन मेटाफोरिकली डॉग ब्लाइंड होता है क्योंकि उसे ये नहीं दिखाई देता कि मेरा मास्टर किस तरह से मेरे ऊपर स्लेवरी करता रहता है, मुझे मारता रहता है, मेरे साथ तानाशाही करता है। बावजूद उसके वो छूट जाने के बाद भी, फ्री हो जाने के बाद भी उसके पास वापस आता है, अपनी लॉयल्टी प्रूव करता है। तो मेटाफोरिकली डॉग को ब्लाइंड बताया है कि किस तरह से उसे अपने मास्टर की तानाशाही नहीं दिखाई देती। अब इस स्टोरी का मेन मैसेज क्या है? ह्यूमन नेचर के ऊपर है कि किस तरह से ह्यूमन नेचर जो कि एक समय पर खुद ओप्रेस था, जो बैगर था, जिस पर अत्याचार हो रहा था, जैसे उसे मौका मिलता है किसी पर अत्याचार करने का, किसी के ऊपर शासन करने का, तो वो उस मौके को नहीं छोड़ता है। यहाँ पर डॉग को रिप्रेजेंट किया उस सिंबल में कि जैसे ही उस ब्लाइंड मैन को ये डॉग मिलता है तो वो उस पर अपनी तानाशाही दिखाने लगता है जैसे ही उसे पैसों का लालच मिलता है। और इस स्टोरी में ये भी दिखाया है कि किस तरह से एनिमल्स अपनी लॉयल्टी को परमानेंटली प्रूव करते हैं जबकि ह्यूमंस जो है वो फिकल करते हैं, ज्यादा टाइम तक नहीं अपनी लॉयल्टी प्रूव कर सकते। अब ये स्टोरी डॉग के इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट होती है। इट वॉज नॉट अ वेरी इंप्रेसिव और हाई क्लास डॉग, इट वॉज वन ऑफ दोज कॉमन प्लेस डॉग्स वन सीज एवरीवेयर, कलर ऑफ व्हाइट एंड डस्ट, टेल म्यूटिलेटेड एट अ यंग एज बाय गॉड नोज whom, born in the street and bred on the leavings and garbage of the marketplace। अब उस डॉग के बारे में है कि वो ना तो दिखने में इतना अच्छा, इतना सुंदर है, ना ही कोई हाई क्लास डॉग है। वो इधर उधर गलियों में भटकने वाले आम डॉग्स की ही तरह है जो कि हमें कहीं भी मिल जाते हैं। अब उसका कलर बताया कि कुछ मटमैले से व्हाइट कलर का है, डस्ट व्हाइट कलर
कलर का मिक्स शेड है उसकी जो पूंछ है वो काफी यंग एज में ही किसी ने काट दी थी, भगवान जाने किसने काटी हो। वो गली में ही पैदा हुआ था और उसका पालन पोषण इधर उधर पड़ी चीजों से होता है जो कि कहीं उसे कचरे में मार्केट प्लेस में मिल जाती हैं, उन्हीं पर उसका पालन पोषण होता है। ही हैड स्पॉटी आईज एंड अनडिस्टिंग्विश्ड कैरेज एंड नीडलेस पग्निसिटी। अब उसकी आंखों में थोड़े थोड़े से दाग हैं, कहीं पर दाग धब्बे से हैं, और उसका जो चलने का लहजा है वो बिल्कुल ही साधारण सा है, आम सा है, लेकिन उसमें ना चाहते हुए भी न जाने एक बहुत ही आक्रामकता सी है, एक काफी ज्यादा गुस्सा सा बहुत जल्दी से आता है। बिफोर ही वॉज 2 years old, he had earned the scars of 100 fights on his body. अब वो 2 साल का हुआ भी नहीं था, उससे पहले ही उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा लड़ाइयों के निशान से पड़ गए थे। When he needed rest on hot afternoons, he lay curled up under the culvert at the eastern gate of the market. अब जब भी काफी गर्म दोपहर होती थी और उसे रेस्ट चाहिए होता था तो वो कर्ल अप करता था, यानी कि सिकुड़ कर बैठ जाता था किसी ना किसी कल्वेट के अंदर जो कि मार्केट के ईस्टर्न गेट के पास था। अब मार्केट के ईस्टर्न गेट के पास एक कल्वेट था, यानी कि एक नाला सा था बड़ा सा, जिसमें वो बैठ जाता था और अपनी बॉडी को काफी ज्यादा इकट्ठा करके रख लेता था, कुछ इस तरह से। और ये जो कर्ल अप वर्ड है, फ्रेज है, ये ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए सेम तौर पर यूज होता है। इन द इवनिंग्स ही सेट आउट ऑन हिज डेली राउंड्स, लोव्ड इन द सराउंडिंग स्ट्रीट्स एंड लेन्स, engaged himself in skirmishes, picked up edibles on the roadside and was back at the market gate by nightfall. अब जैसे ही शाम होती थी तो वो अपने डेली राउंड्स पर निकल जाता था इधर उधर घूमने के लिए, आसपास की गलियों में, चाहे वो बड़ी हो चाहे लेन्स हो यानी कि छोटी गलियां हो, वो घूमने भटकने के लिए निकल पड़ता था, अपने आप को बिजी रखता था स्किर्मिशेस में। स्किर्मिशेस यानी कि जो एक दूसरे से झड़प करते हैं, लड़ाई करते हैं, ग्रुप्स, उनके लिए आया है। तो वो उन ग्रुप्स में अपने आप को लड़ाइयों में बिजी रखता था। रोड साइड पर कहीं भी कुछ पड़ा हुआ मिल जाता था उसे खाने के लिए तो वो उसे उठा लेता था और रात होने से पहले वो मार्केट गेट पर वापस आ जाता था। दिस लाइफ वेंट ऑन फॉर 3 years। अब उसकी ये लाइफ 3 साल तक चली। एंड देन अ चेंज इन हिज लाइफ अकर्ड। और उसके बाद उसकी लाइफ में एक बदलाव आता है। अ बेगर ब्लाइंड इन बोथ आईज अपीयर्ड एट द मार्केट गेट। और वो बदलाव क्या आता है? ये बेगर, ये दोनों आंखों से अंधा था और ये मार्केट गेट के पास वहां आता है। एन ओल्ड वुमन लेड हिम अप देयर अर्ली इन द मॉर्निंग, सीटेड हिम एट द गेट एंड केम अप अगेन एट मिड डे विद सम फूड, गैदर्ड हिज कॉइन्स एंड टुक हिम होम एट नाइट। अब एक बूढ़ी औरत सुबह उसे वहां पर लेकर आती थी मार्केट गेट के पास, उसे वहां गेट के पास ही बिठा देती थी, फिर दोपहर को उसके लिए कुछ खाना लेकर आती थी और उसके कॉइन्स इकट्ठे करके उसे रात को घर ले जाती थी। द डॉग वॉज स्लीपिंग नियर बाय। अब वो डॉग वहीं आसपास ही सो रहा होता था। ही वॉज स्टिर्ड बाय द स्मेल ऑफ फूड। तो एक बार क्या होता है, वो आसपास ही सो रहा होता है तो उसे खाने की स्मेल आती है जिसकी वजह से वो हिल जाता है। He got up, came out of his shelter and stood before the blind man, wagging his tail and gazing expectantly at the bowl as he was eating his sparse meal. अब जैसे उसे खाने की खुशबू आती है तो वो अपने शेल्टर से बाहर आता है और उस ब्लाइंड मैन के पास आकर खड़ा हो जाता है, अपनी पूंछ हिलाता रहता है और उस बाउल में एक्सपेक्टेंटली पूरी आशा के साथ घूरता रहता है। और ऐसा कब होता है? जब वो ब्लाइंड मैन अपना स्पार्स मील खा रहा होता है। स्पार्स मील यानी कि बहुत ही कम भोजन जो कि पर्याप्त ना हो, जिससे कि पेट पूरा भर ना सके। द ब्लाइंड मैन swept his arms about and asked, "Who is there?" At which the dog went up and licked his hand. अब वो ब्लाइंड मैन अपनी बाजू इधर उधर घुमाता है और पूछता है कि अरे कौन है, और तभी वो डॉग उसके पास आता है और उसका हाथ चाटता है, उसका हाथ लिक करता है। The blind man stroked its coat gently, tail to ear, and said, "What a beauty you are. Come with me." He threw a handful of food which the dog ate gratefully. अब वो ब्लाइंड मैन उस डॉग की बाहरी परत को पूंछ से लेकर कान तक सहलाता है और उसे कहता है कि तुम भगवान का बनाया हुआ कितना अच्छा क्रिएचर हो, मेरे साथ चलो। और ऐसा कहने के बाद वो ब्लाइंड मैन उसे एक मुट्ठी भर खाना दे देता है जिसे कि वो डॉग काफी शांतिपूर्वक अच्छे से खाता है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड आया कोट, ये बॉडी के ऊपर होने वाले हेयर्स की कवरिंग होती है जिससे कि उस बॉडी में काफी ज्यादा ठंड ना लगे, उसका टेक्सचर बना रहे जो कि उसे टेम्परेचर से भी बचा के रखे और बॉडी को रेगुलेट करता रहे। पर्टिकुलरली ऐसा एनिमल्स के लिए होता है। जैसे कि हम कोट यूज करते हैं सर्दियों के लिए जो कि हमें ठंड से बचाता है, वैसे ही इनकी बॉडी की आउटर लेयर होती है एनिमल्स की जो कि इन्हें ठंड से, गर्मी से, टेम्परेचर से बचा कर रखती है। इट वॉज परहैप्स एन ऑस्पिशियस मोमेंट फॉर स्टार्टिंग अ फ्रेंडशिप। अब ये दोस्ती शुरू करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका था। दे मेट एवरी डे देयर and the dog cut off much of his trembling to sit up beside the blind man and watch him receive alms morning to evening.
अब इस इवेंट के बाद वो दोनों डेली मिलने लगे। उस डॉग ने भी अपना इधर उधर भटकने का जो टाइम था उसे काफी कम कर दिया, उसे कट कर दिया और पूरा दिन उस ब्लाइंड मैन के पास बैठा रहता था, उसे देखता रहता था सुबह से शाम तक कि कैसे लोग उसे आर्म्स देकर जाते हैं, भिक्षा देकर जाते हैं, दान देकर जाते हैं। रैम्बलिंग यानी कि इधर उधर भटकना। इन कोर्स ऑफ टाइम ऑब्जर्विंग हिम द डॉग अंडरस्टूड दैट द पासर्स बाय मस्ट गिव अ कॉइन एंड हूएवर वेंट अवे विदाउट ड्रॉपिंग अ कॉइन वाज चेस्ड बाय द डॉग। अब थोड़े से समय के अंदर ही उस डॉग ने ये ऑब्जर्व कर लिया था, उसे समझ आ गया था कि यहाँ से जो भी आदमी औरत जो भी निकलते हैं पास से, उन्हें एक कॉइन यहाँ पर रखकर जाना होता है और जो कोई भी ऐसा नहीं करता था, जो कोई भी उसे कॉइन नहीं देकर जाता था, उसके बाद वो डॉग उसका पीछा करता था। He tucked the edge of their clothes by his teeth and pulled them back to the old man at the gate and let go only after something was dropped in his bowl. अब पीछा करने के बाद वो डॉग उन लोगों के कपड़ों के एज को, किनारों को जोर से खींचता था और फिर उस ओल्ड मैन, उस ब्लाइंड मैन के पास, जो कि गेट के पास बैठा होता था, उसके पास लेकर आता था और उन्हें तब तक नहीं जाने देता था जब तक कि वो उस बाउल में कुछ ना कुछ डाल ना दें। Among those who frequented this place was a village urchin who had the mischief of a devil in him. अब उन्हीं रेगुलर आने जाने वाले लोगों में से ही एक लड़का था जो कि विलेज का अर्चिन था, यानी कि विलेज का शरारती लड़का था। वो उस जगह पर रेगुलर आता था और उसमें शैतान सी शरारतें थी। He liked to tease the blind man by calling him names and by trying to pick up the coins in his bowl. अब वो इतना शरारती था कि वो उस अंधे आदमी को परेशान करता था, उसे अजीब अजीब नामों से बुलाता था और उसके बाउल में जो कॉइन्स होते थे उन्हें उठाने की कोशिश करता रहता था। The blind man helplessly shouted and cried and wielded his staff. अब वो ब्लाइंड मैन मदद मांगते हुए चिल्लाता रहता था, जोर जोर से चीखता था और अपनी छड़ी इधर उधर घुमाता रहता था ताकि वो उसे मार सके। स्टाफ यहाँ पर छड़ी को कहा गया है, जो कि पर्टिकुलरली गाइडेंस के लिए यूज की जाती है। On Thursdays, this boy appeared at the gate carrying on his head a basket loaded with cucumber or plantain. अब लगभग गुरुवार के दिन ही ये लड़का यहाँ पर दिखाई देता था इस गेट के पास। उसके सिर पर एक बड़ी सी टोकरी होती थी जो भरी होती थी खीरों से या फिर कच्चे केलों से। प्लैंटेन यानी कच्चे केले, जिसके की सब्जी भी बनाई जा सकती है। एवरी थर्सडे आफ्टरनून इट वाज अ क्राइसिस इन द ब्लाइंड मैन्स लाइफ। अब हर एक गुरुवार के दिन ही इस ब्लाइंड मैन की लाइफ में बहुत ज्यादा मशक्कत आती थी, एक क्राइसिस आता था। और वो क्राइसिस क्या था? यही लड़का जो कि काफी शरारती था। अ सेलर ऑफ ब्राइट कलर्ड बट डाउटफुल परफ्यूम्स विद हिज वेयर्स माउंटेड ऑन अ व्हील्ड प्लेटफॉर्म, a man who spread out cheap storybooks on a gunny sack, another man who carried color ribbons on an elaborate frame. These were the people who usually gathered under the same arc. अब इस लाइन में पर्टिकुलरली बताया है कि वो जो गेट था मार्केट का, उसके पास कौन कौन रहता था। एक परफ्यूम वेंडर था जिसके परफ्यूम ब्राइट कलर के होते थे लेकिन काफी डाउटफुल स्मेल होती थी उनकी। वो उन परफ्यूम्स को एक रेडी पर लगाकर आता था और एक रेडी पर जमा करके रखता था, सजा कर रखता था। वेयर्स यानी कि सौदा या फिर माल। अ मैन हु स्प्रेड आउट चीप स्टोरी बुक्स ऑन अ गनी सैक। एक आदमी वहां पर खड़ा होता था जो कि सस्ती स्टोरी बुक्स बेचा करता था, जो कि उसके जूट के थैले पर, जूट की बोरी पर रखे होते थे। गनी सैक यानी कि जूट का बोरा या फिर बोरी। वहीं पर एक रिबन बेचने वाला होता था जो कि काफी अच्छे फ्रेम में अपने रिबन्स को सजा कर रखता था। ये सभी लोग होते थे जो कि वहां पर उस आर्क, उस गेट के अंदर खड़े रहते थे। आर्क जो है वो कुछ इस तरह की सतह होती है जो कि किसी भी जगह की एंट्रेंस पर बनी होती है। ये पर्टिकुलरली एक गेट की तरह होती है जो कि उस गेट को काफी सजावटी बनाता है। अब ये अलग अलग तरह के डिजाइन के आर्क होते हैं जो कि किसी भी एंट्रेंस पर बने हो सकते हैं। ऑन अ थर्सडे व्हेन द यंग मैन अपीयर्ड एट द ईस्टर्न गेट, वन ऑफ देम रिमार्क्ड, ब्लाइंड फेलो, हियर कम्स योर स्कॉर्ज। अब एक गुरुवार की बात होती है जब वो जवान लड़का, जो शरारती लड़का है, वो उसी मार्केट के ईस्टर्न गेट पर आता है। पर्टिकुलरली ध्यान रखिए यहाँ पर ईस्टर्न गेट मेंशन किया है। और जैसे ही वो ईस्टर्न गेट पर आता है तभी उन तीनों में से एक तो नॉवल बेचने वाला, एक परफ्यूम बेचने वाला और एक रिबन बेचने वाला, उनमें से एक रिमार्क करता है, अरे अंधे आदमी देखो, तुम्हारी आपत्ति, तुम्हारा संकट आ गया है। स्कॉर्ज यानी कि आपत्ति या फिर संकट। ओ गॉड, इज दिस थर्सडे? ही वेल्ड। अब वो चिल्लाता है कि अरे भगवान, आज गुरुवार है क्या? ही स्वेप्ट हिज आर्म्स अबाउट एंड कॉल्ड, डॉग डॉग कम हियर, वेयर आर यू? और उसके बाद वो अपनी बाजुएं इधर उधर घुमाता है और कहता है, डॉग डॉग तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, अरे तुम कहाँ हो? ही मेड द पेक्यूलर नॉइज व्हिच ब्रॉट द डॉग टू हिज साइड। अब वो पर्टिकुलरली एक पेक्यूलर सी, अजीब सी आवाज करता है जिससे कि वो डॉग को बुलाता है, जिससे कि डॉग वहां पर आ जाए। ही स्ट्रोक्ड हिज हेड एंड मटर्ड, डोंट लेट द लिटिल रास्कल। एट दिस वेरी मोमेंट द बॉय केम अप विद अ लेयर ऑन हिज फेस। अब वो ब्लाइंड मैन उसके सिर पर जरा सा सहलाता है और उसके बाद उसे कहता है कि
कि इस छोटे से शरारती बच्चे को जाने मत देना। और उसी मोमेंट पर वो लड़का अपने चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल ले हुए वहां पर आता है। ब्लाइंड मैन स्टिल प्रिटेंडिंग यू हैव नो आईज। अरे अंधे आदमी, अभी भी तुम ऐसा दिखावा कर रहे हो कि तुम्हारे पास कोई आंखें नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है ये कौन दे रहा है? वो छोटा सा शरारती लड़का। इफ यू आर रियली ब्लाइंड यू शुड नॉट नो दिस ईदर। अगर तुम्हें दिखता नहीं है, तुम अंधे हो, तो तुम्हें ये भी नहीं पता होना चाहिए था कि मैं यहाँ पर आया हूँ। ही स्टॉप्ड हिज हैंड मूविंग टुवर्ड्स द बाउल। अब वो लड़का वहीं पर रुकता है और उसका हाथ धीरे धीरे बाउल की तरफ जाने लगता है। द डॉग स्प्रैंग ऑन हिम एंड स्नैप्ड हिज जॉज ऑन द बॉयज रिस्ट। अब तभी वो डॉग अचानक से उस पर एकदम से झपट्टा मारता है और अपने जबड़े से उसकी हाथ की कलाई जो है एकदम से पकड़ लेता है। द बॉय एक्सट्रिकेटेड हिज हैंड एंड रैन फॉर हिज लाइफ। अब तभी वो लड़का अपना हाथ जल्दी से छुड़ाता है वहां से और अपनी जान बचाने के लिए भागता है। द डॉग बाउंडेड अप बिहाइंड हिम एंड चेज्ड हिम आउट ऑफ द मार्केट। अब वो डॉग उसका पीछा करने लग जाता है और मार्केट के बाहर तक उसका पीछा करता रहता है, उसके पीछे भागता रहता है। सी द मोंग्रल्स अफेक्शन फॉर दिस ओल्ड फेलो मार्वल्ड द परफ्यूम वेंडर। अब ये सब देखने के बाद जो परफ्यूम बेचने वाला होता है वो कहता है कि अरे देखो, इस मोंग्रल का इस बूढ़े आदमी के लिए कितना लगाव है। अब मोंग्रल वर्ड जो यहाँ पर आया, जो कि हमने पहले भी देखा, इसका क्या मतलब है? एक अलग नस्ल का कुत्ता। कैसे अलग नस्ल का है? यानी कि इसके फादर अलग नस्ल के थे, अलग ब्रीड के थे, और इसकी मदर अलग ब्रीड की थी, और उन दोनों ने जिस बच्चे को पैदा किया वो अलग नस्ल का निकला, जिसकी वजह से उसे मोंग्रल कहा गया। वन इवनिंग एट द यूजुअल टाइम द ओल्ड वुमन फेल्ड टू टर्न अप एंड द ब्लाइंड मैन वेटेड एट द गेट वरिंग एज द इवनिंग ग्रू इनटू नाइट। अब एक शाम की बात होती है, वो बूढ़ी औरत वहां पर नहीं आ पाती और अंधा आदमी वहां पर वेट करता रहता है उस ईस्टर्न गेट पर। और जैसे जैसे शाम से रात होने लगती है उसे काफी चिंता होने लगती है। एज ही सेट फ्रेटिंग देयर अ नेबर केम अप एंड सेड, सामी डोंट वेट फॉर द ओल्ड वुमन, शी विल नॉट कम अगेन, शी डाइड दिस आफ्टरनून। अब जैसे ही वो वहां बैठा हुआ चिंता कर रहा होता है, तभी एक पड़ोसी वहां पर आता है और उसे कहता है, सामी यहाँ पर बैठे हुए उस बूढ़ी औरत का इंतजार मत करो, वो अब दोबारा कभी नहीं आएगी, वो आज दोपहर को मर चुकी है। अब इस अंधे आदमी के लिए ये वर्ड आया है सामी। अब हमें नहीं पता ये इसका नाम बताया है या पर्टिकुलरली किसी वजह से बुलाया है, लेकिन इसे कैपिटलाइज किया गया है, तो हम इस स्टोरी में यही मानेंगे कि उस ब्लाइंड मैन का नाम ही सामी है। The blind man lost the only home he had and the only person who cared for him in this world. अब उस अंधे आदमी के पास जो लास्ट होप थी, उसका जो आखिरी घर था, वो उससे छिन गया था, और जो पर्सन आखिरकार इस दुनिया में उसकी केयर करता था वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। The ribbon vendor suggested, here take this white tape. He held a length of the white cord which he had been selling. I will give this to you free of cost. Tie it to the dog and let him lead you about if he is really so fond of you. अब तभी वो रिबन वेंडर सुजेस्ट करता है कि ये लो, ये व्हाइट टेप, ये व्हाइट रस्सी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो कि मैं बेचा करता हूँ यहाँ पर, मैं तुम्हें ये फ्री में दे रहा हूँ। इसे इस डॉग के साथ बांध लो और ये डॉग जहाँ तुम्हें लीड करे वहीं इसके साथ चले जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, तुम्हारी चिंता करता है। लाइफ फॉर द डॉग टुक अ न्यू टर्न नाउ। अब उस कुत्ते की दुनिया अचानक से बदलने लगी थी, चेंज होने लगी थी। किस तरह से? ही केम टू टेक द प्लेस ऑफ द ओल्ड वुमन। अब वो डॉग उस बूढ़ी औरत की जगह लेने लगा था। ही लॉस्ट हिज फ्रीडम कंप्लीटली। उसकी अपनी जो फ्रीडम थी वो छीन चुकी थी। हिज वर्ल्ड केम टू बी सर्कमस्क्राइब्ड बाय द लिमिट्स ऑफ द व्हाइट कॉर्ड विच द रिबन वेंडर हैड स्पेयर्ड। अब रिबन वेंडर ने जो व्हाइट कलर की रस्सी दी थी, उस रस्सी की वजह से ही उसकी दुनिया अब वहीं पर बंद कर रह गई थी, उस व्हाइट कॉर्ड के साथ लिमिटेड हो गई थी। सर्कमस्क्राइब्ड यानी कि परिसीमित हो गई थी, बंद गया था वो उससे। ही हैड टू फॉरगेट होलसेल ऑल हिज ओल्ड लाइफ। होलसेल मीन्स कंप्लीटली। ऑल हिज ओल्ड हॉन्ट्स, और हॉन्ट्स यानी कि अड्डे, जहां पर वो ज्यादातर जाया करता था। अब उसे उसकी जो पुरानी दुनिया थी वो सारी की सारी कंप्लीटली भूलनी होगी, चाहे वो जहां पर भी जाया करता था वो सभी जगह भी उसे भूलनी होगी। ही सिंपली हैड टू स्टे ऑन फॉर एवर एट द एंड ऑफ दैट स्ट्रिंग। अब उस डॉग को हमेशा के लिए ही उस रस्सी के दूसरे किनारे पर बंद कर ही रहना पड़ेगा। व्हेन ही सो अदर डॉग्स, फ्रेंड्स और फोज, इंस्टिंक्टिवली he sprang up, tugging the string, and this invariably earned him a kick from his master. अब जब भी वो डॉग दूसरे डॉग्स को देखता था, चाहे वो उसके दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, ऑटोमेटिकली ही वो उछल पड़ता था, उस रस्सी को खींचने लगता था, और जिस वजह से उसे अपने मास्टर से जोर से लात पड़ती थी, जोर से किक पड़ती थी। इंस्टिंक्टिवली यानी कि ऑटोमेटिकली। रास्कल वांट टू टम्बल मी डाउन, हैव सेंस। इन अ फ्यू डेज द डॉग लर्न टू डिसिप्लिन हिज इंस्टिंक्ट एंड इम्पल्स। अब किक मारते हुए वो ब्लाइंड मैन उसे कहता है, अरे रास्कल, मुझे नीचे गिराना चाहते हो, अकल नहीं है क्या? और कुछ दिनों में ही उस डॉग को ये चीज समझ आ गई थी कि किस तरह से उसे डिसिप्लिन बनाकर रखना है, अपने इंस्टिंक्ट्स को रोक कर रखना है, अपने इंपल्स को रोक कर रखना है। इंस्टिंक्ट और इंपल्स यहाँ पर सेम ही मीनिंग लेकर आ रहे हैं, यानी कि उसकी जो सहज प्रवृत्ति थी, उसकी जो भावनाएं थी, उसे अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ता था। ही सीज्ड टू टेक नोटिस ऑफ अदर डॉग्स इवन इफ दे केम अप एंड ग्रोल्ड एट हिज साइड। अब उसे दूसरे कुत्तों की तरफ नोटिस करने पर कंट्रोल
कंट्रोल करना पड़ता था खुद को, और चाहे दूसरे कुत्ते उसके ऊपर आकर भौंके भी तो भी उसे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता था, वो उन्हें नहीं देखता था। ही लॉस्ट हिज ऑन ऑर्बिट ऑफ मूवमेंट एंड कॉन्टेक्ट विद हिज फेलो क्रिएचर्स। अब उसने अपना एरिया ऑफ मूवमेंट खो दिया था, अपनी ऑर्बिट खो दी थी, और दूसरे उसके फेलो क्रिएचर्स यानी कि दूसरे डॉग्स के साथ जो कॉन्टेक्ट थे वो भी वो खो चुका था। अब टू द एक्सटेंट ऑफ दिस लॉस हिज मास्टर गेन्ड। अब उस डॉग ने जो हानि उठाई थी उसकी भरपाई किससे मिली? उसके मास्टर को मिली, यानी कि ब्लाइंड मैन को मिली। He moved about as he had never moved in his life। अब वो ब्लाइंड मैन इस तरह से घुमा करता था जैसे अपने लाइफ में उसने कभी भी इतना घुमा ना हो। All day he was on his legs led by the dog। अब वो पूरा दिन चलता रहता था और उसे लीड कौन करता था? वो डॉग। With the staff in one hand and the dog lead in the other, he moved out of his home, a corner in a poultry veranda, a few yards of the market। He had moved in there after the old woman's death। अब उसके हाथ में एक तरफ तो छड़ी होती थी और दूसरे हाथ में वो रस्सी होती थी जिसे कि डॉग लीड कर रहा होता था। वो अपने घर से सुबह निकल जाता था। अब उसका घर कहाँ था? एक पोल्ट्री वरांदा के एक कॉर्नर में, यानी कि एक धर्मशाला में एक कोने में ही वो पड़ा रहता था, जो कि मार्केट के काफी पास था। और वो वहां पर उस धर्मशाला में कब शिफ्ट हुआ? जब उस बूढ़ी औरत की डेथ हो गई। ही स्टार्टेड आउट अर्ली इन द डे। अब वो सुबह सुबह जल्दी ही निकल पड़ता था। ही फाउंड दैट ही कुड ट्रेवल His income by moving about instead of staying in one place। अब उसे ये चीज भी समझ आने लगी कि अगर वो एक जगह बैठने की बजाय इधर उधर घूम कर भिक्षा मांगेगा तो वो अपनी इनकम को ट्रेवल कर सकता है, यानी कि तिगुनी कर सकता है। He moved down the Chowdhury street and wherever he heard people's voices, he stopped and held out his hands for alms। अब वो उस धर्मशाला वाली रोड पर घूमता था। उसके अलावा उसे जहाँ से भी लोगों की आवाज आती थी वो वहीं पर रुक जाता था और अपने हाथ भिक्षा के लिए फैलाता था। शॉप्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ही लेफ्ट नथिंग आउट। अब चाहे दुकानें हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, होटल हो, वो किसी भी जगह को नहीं छोड़ता था, यानी कि हर एक जगह जाकर वो भिक्षा मांगा करता था। ही गेव अ टग व्हेन ही वांटेड द डॉग टू स्टॉप and shouted like a bullock driver when he wanted him to move on। अब जैसे ही उसे रुकना होता था तो वो उस रस्सी को जोर से खींचता था ताकि डॉग रुक जाए, और जैसे ही उसे चलना होता था तो वो एक बैलगाड़ी के ड्राइवर की तरह जोर से चिल्लाता था ताकि डॉग को समझ आ जाए कि वो चलना चाह रहा है। The dog protected his feet from going into pits or stumping against steps or stones and took him up inch by inch on safe grounds and steps। अब वो डॉग उस अंधे आदमी के पैरों को खड्डों में जाने से बचाता था, उसके पैरों को सीढ़ियों से टकराने से या पत्थरों से टकराने से बचाता था। इंच बाय इंच उसे सेफली चलाता था ताकि वो सेफ ग्राउंड पर चले और सही सही कदम चले। फॉर दिस साइट पीपल गेव कॉइन्स एंड हेल्प्ड हिम। अब ये नजारा देखकर लोग उसे कॉइन देते थे, उसकी मदद करते थे। चिल्ड्रन गैदर्ड राउंड हिम एंड गेव हिम थिंग्स टू ईट। अब बच्चे उसके पास इकट्ठे हो जाते थे और उसे खाने के लिए चीजें देते थे। अ डॉग इज एसेंशियली एन एक्टिव क्रिएचर हु पंक्चुएट्स हिज हेक्टिक राउंड्स विद वेल डिफाइंड पीरियड्स ऑफ रेस्ट। अब एक कुत्ता, एक डॉग एक ऐसा एक्टिव क्रिएचर है जो कि लगातार राउंड निकाल सकता है, अपने बिजी राउंड्स निकाल सकता है, और जब उसे रेस्ट चाहिए होता है तो वो रुक भी जाता है ताकि उसे आराम मिल सके। बट नाउ दिस डॉग, henceforth टू बी नोन एज टाइगर, हैड लॉस्ट ऑल रेस्ट। लेकिन ये डॉग, जिसे कि अब टाइगर के नाम से जाना जाने लगा है, उसने अपना पूरा आराम खो दिया था। He had rest only when the old man sat down somewhere। अब उसे रेस्ट सिर्फ तभी मिलता था जब वो बूढ़ा आदमी कहीं बैठ जाए। At night the old man slept with the cord turned around his finger। I can't take chances with you, he said। अब रात के समय वो बूढ़ा आदमी उस रस्सी को अपनी उंगलियों के बीच में बांध कर सोता था, लपेट कर सोता था, और उस डॉग को कहता था कि मैं तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं ले सकता, कहीं तो मुझे छोड़कर ना चले जाओ। A great desire to earn more money than ever before seized his master, so that he felt any resting a waste of opportunity and the dog had to be continuously on his feet। अब उसके मन में पैसा कमाने की बहुत ज्यादा इच्छा जाग चुकी थी, क्योंकि उसने पहले कभी इतना पैसा नहीं कमाया था, और जरा सा भी रेस्ट करना वो उसे वेस्ट ऑफ टाइम कहता था, वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कहता था, जिस वजह से डॉग को पूरा दिन अपने पैरों पर रहना पड़ता था, चलना पड़ता था। Sometimes his legs refused to move। अब कई बार ऐसा होता था उस डॉग की टांगे ही काम नहीं कर रही होती थी तो वो चलने से मना करता था। But if he slowed down even slightly, his master goaded him on fiercely with his staff। लेकिन अगर वो जरा सा भी धीमा होता था, उसकी चाल को धीमा करता था, तो जो मास्टर है यानी कि ब्लाइंड मैन है, वो अपनी छड़ी से उसे जोर से खींचता था, उसे मारता था। The dog whined and groaned under this thrust। और जैसे ही उसका मालिक यानी कि ब्लाइंड मैन उस रस्सी को खींचता था तो उस वजह से जो उसे दर्द होता था उससे वो कर रहा था, वो चीखे मारता था। डोंट विन यू रास्कल। अब तभी वो ब्लाइंड मैन कहता है, अरे कराओ मत, चीखो मत, चिल्लाओ मत। डोंट आई गिव यू योर फूड, क्या मैं तुम्हें तुम्हारा खाना नहीं देता? यू वॉन्ट टू लोफ डू यू, क्या तुम इधर उधर भटकना चाहते हो? स्वोर द ब्लाइंड मैन। और ये सब बातें ब्लाइंड मैन उसे कोसते हुए कहता है। स्वोर का यहाँ मीनिंग है कोसना। द डॉग लंबर्ड अप एंड डाउन एंड राउंड द मार्केट विद स्लो स्टेप्स, टाइड डाउन टू द ब्लाइंड टायरेंट।
अब यहाँ पर उस ब्लाइंड मैन को ब्लाइंड टायरेंट कहा है, अंधा तानाशाह कहा गया है। अब जो डॉग है वो लंबर अप करता है, यानी कि धीरे धीरे अपने कदमों को घिसाता है, धीरे धीरे घिसट कर चलता है क्योंकि उसके पैर काफी दर्द हो रहे होते थे। अब वो उस मार्केट में धीमे धीमे कदमों के साथ कभी इधर उधर जाता है, अप डाउन होता है, राउंड एंड राउंड चलता रहता है। और वो बंधा किससे हुआ है? उस अंधे तानाशाह से, उस ब्लाइंड मैन से। लॉन्ग आफ्टर द ट्रैफिक एट द मार्केट सीज्ड, यू कुड हियर द नाइट स्टेप्ड बाय द फार ऑफ वेल ऑफ द टायर्ड डॉग। अब जैसे ही रात का समय होता था, मार्केट क्लोज होती थी, ट्रैफिक बंद हो जाता था, तब उस थके हुए कुत्ते के कराहने की, उसके दर्द के चुभन की आवाजें जो हैं वो दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। स्टैब्ड यानी दर्द की वजह से होने वाली जो चुभन होती है। इट लॉस्ट इट्स ओरिजिनल अपीयरेंस। अब उस कुत्ते की, उस डॉग की अपनी जो अपीयरेंस है, अपना जो अस्तित्व है वो खत्म हो चुका था। एज मंथ्स रोल्ड ऑन, बोन्स स्टक अप एट हिज हंचेस एंड रिब्स वर रिलीव्ड थ्रू हिज फेडिंग कोट। अब जैसे ही कुछ महीने बीते तो उसके जो हड्डियां हैं, उसकी जो बैक साइड है, कमर का हिस्सा है, उससे हड्डियां बाहर की तरफ झांकने लगी थी, दिखने लगी थी। और उसका जो कोट है, उसके जो बालों की आउटर लेयर है वो भी अब काफी फेड हो चुकी थी, उसकी स्किन दिखने लगी थी, जिससे कि हड्डियां भी बाहर को चमकने लगी थी। द रिबन सेलर, द नोवेल वेंडर एंड द परफ्यूमर ऑब्जर्व्ड इट वन इवनिंग व्हेन बिजनेस वाज स्लैक एंड हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस अमंग देमसेल्व्स। अब एक शाम को जब उनका धंधा काफी मंदा चल रहा था, तभी वो रिबन सेलर, नोवेल वेंडर और परफ्यूमर इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। इट रेंट्स माई हार्ट टू सी दैट पुअर डॉग स्लेविंग, कांट वी डू समथिंग? द रिबन सेलर रिमार्क्ड। That rascal has started lending money for interest. I heard it from the fruit seller. He is earning more than he needs. He has become a very devil for money. अब तभी वो रिबन सेलर रिमार्क करता है, ये चीज बोलता है कि इस बेचारे कुत्ते को गुलामी करते देखकर मेरा दिल तो चीरा जा रहा है, मुझे काफी दुख हो रहा है। क्या हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्या? इस रास्कल ने, यानी कि इस ब्लाइंड मैन ने अब तो पैसा उधारी पर, इंटरेस्ट पर देना शुरू कर दिया है। और ये चीज मुझे फ्रूट सेलर से पता लगी। ये अपनी जरूरत से ज्यादा कमाने लगा है और ये पैसे के पीछे बहुत ज्यादा शैतान बनता जा रहा है। और जैसे ही रिबन सेलर ने ये बातें बोली, एट दिस मोमेंट द परफ्यूमर्स आईज कॉट द सीजर्स डैंगलिंग फ्रॉम द रिबन रैक। और उसी क्षण परफ्यूमर की जो आंखें हैं वो अचानक से एक कैंची पर जाती हैं, जो कि वहां पर रिबन रैक में टंग रही थी। डैंगलिंग यानी कि लटकना, झूलना। गिव इट हियर, ही सेड एंड मूव्ड ऑन विद द सीजर्स इन हैंड। और तभी वो परफ्यूमर ये कहता है कि मुझे ये कैंची दो, और फिर उसके बाद वो कैंची लेकर अपने हाथों में और चलने लगता है। द ब्लाइंड मैन वॉज पासिंग इन फ्रंट ऑफ द ईस्टर्न गेट। अब वो अंधा आदमी तभी ईस्टर्न गेट के पास से गुजर रहा होता है। द डॉग वॉज स्ट्रेनिंग द लीड। वो डॉग उस रस्सी को अपने पूरे मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स लगाकर खींचता है। There was a piece of bone lying on the way and the dog was training to pick it up. और तभी वहां पर एक हड्डी वहां पर पड़ी होती है, एक हड्डी का टुकड़ा वहां पड़ा होता है, जिसे देखकर डॉग जो है अपना पूरा का पूरा फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगाता है उस हड्डी को उठाने के लिए। The lead became taut and hurt the blind man's hand and he tugged the string and kicked till the dog howled. अब जैसे ही वो रस्सी जोर से खींचती है तो उस अंधे आदमी के हाथ पर जोर से दर्द होता है, जिसकी वजह से वो अंधा आदमी उस रस्सी को जोर से खींचता है और उस डॉग को तब तक मारता रहता है जब तक कि वो कराहने ना लग जाए, रोने ना लग जाए। It howled but could not pass the bone lightly. अब वो दर्द से चिल्लाता है, जोर से चीखता है, लेकिन उस हड्डी को जरा सा भी नहीं हिला पाता। It tried to make another dash for it. और उसके बाद वो दोबारा उछलकर उस पर जाने की कोशिश करता है। डैश यानी कि अचानक से कहीं पर जाने की कोशिश करना। The blind man was heaping curses on it. और तभी वो अंधा आदमी उसे बहुत ज्यादा श्राप देने लग जाता है। The perfumer stepped up, applied the scissors and snipped the cord. अब तभी परफ्यूमर जो है धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ता रहता है, उस कैंची को चलाता है और उस रस्सी को काट देता है। द डॉग बाउंस्ड ऑफ एंड पिक्ड अप द बोन। अब तभी वो डॉग जोर से कूदता है और उस हड्डी को उठा लेता है। द ब्लाइंड मैन स्टॉप्ड डेड वेयर ही स्टूड विद द अदर हाफ ऑफ द स्ट्रिंग डैंगलिंग इन हिज हैंड। अब वो ब्लाइंड मैन वहीं पर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कि वो मर गया हो, यानी कि एकदम सुन्न सा खड़ा हो जाता है और उसके हाथों में वो आधी रस्सी लटकती रहती है। टाइगर टाइगर वेयर आर यू, ही क्राइड। तभी वो ब्लाइंड मैन चिल्लाता है, अरे टाइगर टाइगर तुम कहाँ हो? द परफ्यूमर मूव्ड अवे क्वाइटली मटरिंग, यू हार्टलेस डेविल, यू विल नेवर गेट एट हिम अगेन, ही हैज हिज फ्रीडम। द डॉग वेंट ऑफ एट टॉप स्पीड। अब वो परफ्यूमर धीरे धीरे वहां से जाता है और बोलता है, अरे हार्टलेस डेविल, तुम उसे वापस कभी नहीं पा पाओगे, उसे उसकी आजादी मिल चुकी है। और तभी वो डॉग फटाक से फुर्र हो जाता है, यानी कि अपनी तेज स्पीड से भाग जाता है। He nosed about the ditches happily, hurled himself on other dogs and ran round and round the fountain in the market square barking, his eyes sparkling with joy. अब वो डॉग नालियों में, गलियों में इधर उधर अपनी नाक से सूंघता रहता है, खाने के लिए इधर उधर भटकता रहता है, अपने आप को दूसरे कुत्तों के ऊपर फेंकता है। मार्केट स्क्वायर में जो फाउंटेन, जो फवारा लगा हुआ उसके ऊपर राउंड एंड राउंड घूमता रहता है और उसकी आंखों में खुशी की चमक होती है। He returned to his favorite haunts and hung about the butcher's shop, the tea stall and the bakery. ये तीन प्लेसेस बताए हैं जो कि उसके फेवरेट
रेस्टोरेंट है जहाँ पर वो जाता रहता है। अब वो वापस से अपने अड्डों पर जाने लगता है, बूचर शॉप यानी कि मीट की दुकान के पास, टी स्टॉल के पास और बेकरी के पास। द रिबन वेंडर एंड हिज टू फ्रेंड्स स्टूड एट द मार्केट गेट एंड एंजॉयड द साइट इमेंसली एज द ब्लाइंड मैन स्ट्रगल टू फाइंड हिज वे अबाउट। अब वो रिबन वेंडर और उसके दो दोस्त यानी कि एक नॉवल बेचने वाला और एक परफ्यूमर, वो वहीं पर मार्केट गेट पर खड़े हुए इस नज़ारे को देखते रहते हैं कि किस तरह से ब्लाइंड मैन अपना रास्ता ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। He stood rooted to the spot, waving his stick. He felt as if he were hanging in mid-air. अब वो वहीं पर जमीन के साथ चिपक कर खड़ा रहता है, अपने स्टिक को इधर उधर घुमाता रहता है ताकि कोई उसे मिल जाए, और उसे ऐसा फील होने लगता है कि वो मिड एयर में है, यानी कि वो अनसर्टेन पोजीशन में खड़ा रहता है, अनिश्चित होकर खड़े रहता है। He was wailing. अब वो जोर जोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है, ओ where's my dog, where's my dog? और वो चिल्ला के आ रहा है, अरे मेरा डॉग कहाँ है, मेरा डॉग कहाँ है? Won't someone give him back to me? क्या कोई मुझे उसे वापस लाकर नहीं दे सकता? I will murder it when I get at it again. मैं उसे मार दूंगा अगर वो दोबारा मुझे मिला तो। He groped about, tried to cross the road, came near being run over by a dozen vehicles at different points, tumbled and struggled and gasped. अब वो ग्रोप करता है यानी कि इधर उधर चीजों को ढूंढता है, अंधों की तरह टटोलता है, उस रोड को क्रॉस करने की कोशिश करता है, और वो रोड को क्रॉस करते हुए लगभग दर्जनों व्हीकलों से कुचलते हुए बचता है। वो टंबल करता है यानी कि लड़खड़ा कर गिर जाता है, स्ट्रगल करता है, हांफने लगता है। He would deserve it if he was run over. This heartless blackguard, they said, observing him. अब वो तीनों वहां पर खड़े हैं, ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर उसे गाड़ी से कुचल भी दिया जाए तो वो इसी का हकदार होगा, ये निर्दयी बदमाश इसी चीज का हकदार है। हार्टलेस ब्लैकगार्ड यानी कि निर्दयी सा बदमाश। However, the old man struggled through and with the help of someone found his way back to his corner in the choultry veranda and sank down on his gunny sack bed, half faint with the strain of his journey. लेकिन आखिरकार वो स्ट्रगल करते हुए धीरे धीरे किसी न किसी की मदद से अपने धर्मशाला के वरांदा के कोने में पहुंच जाता है, अपने आप को उस गनी सेक बेड पर यानी कि जूट के बोरे के बेड पर बिठाता है, हाफ फेंट होता है यानी कि बेहोशी की हालत में ही होता है, और उसे जर्नी की वजह से काफी ज्यादा तनाव होता है, काफी ज्यादा थकान होती है। He was not seen for 10 days, 15 days and 20 days. Nor was the dog seen anywhere. अब वो पहले 10 दिन दिखाई नहीं देता, 15 दिन दिखाई नहीं देता, 20 दिन दिखाई नहीं देता, और डॉग भी उस दरमियान दिखाई नहीं देता है। They commented among themselves, the dog must be loafing over the whole earth, free and happy. अब वो इस चीज पर कमेंट करते हैं कि जो डॉग है वो इधर उधर पूरी दुनिया में घूम रहा होगा, भटक रहा होगा, वो फ्री होगा और खुश होगा। The beggar is perhaps gone forever. और शायद वो beggar मर गया होगा हमेशा के लिए। Hardly was this sentence uttered when they heard the familiar tap tap of the blind man's staff. और मुश्किल से ही इतना सेंटेंस बोला ही जाता है कि उस ब्लाइंड मैन की छड़ी की टैप टैप की आवाज फिर से आने लगती है। They saw him again coming up with the pavement, led by the dog. अब वो फिर से उस अंधे आदमी को उस पैदल चलने वाली जगह, उस पेवमेंट, उस पगडंडी पर चलते हुए देखते हैं, और उसे लीड कौन कर रहा है? वो डॉग। Look, look, they cried. He has again got at it and tied it up. और तभी वो चिल्लाते हैं, अरे देखो देखो, उसे इसने फिर से पा लिया और इसे बांध भी दिया है। द रिबन सेलर कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ। अब तभी रिबन सेलर ये देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है। ही रेन अप एंड सेड, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज? अब तभी वो रिबन सेलर वहां पर फटाफट भागकर जाता है उसके पास और पूछता है कि तुम इतने दिन कहाँ थे? नो, व्हाट हैपेंड? क्राइड द ब्लाइंड मैन। तो ब्लाइंड मैन कहता है, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? दिस डॉग रैन अवे। आई शुड हैव डाइड इन अ डे और टू, कन्फाइंड टू माई कॉर्नर, नो फूड, नॉट इवन एन आना टू अर्न, imprisoned in my corner. I should have perished if it continued for another day, but this thing returned. अब तभी वो ब्लाइंड मैन उस रिबन सेलर को बताता है कि तुम्हें पता है क्या हुआ था? ये डॉग जो है भाग गया था। मैं अपने कोने में उधर पड़ा 1-2 दिन में मर भी जाता। कोई खाना नहीं मिला मुझे, ना कोई आना पैसा, कुछ भी नहीं मिला कमाने के लिए, और मैं अपने कोने में कैद सा हो गया था, और शायद एक आधा दिन और ऐसा चलता तो मैं मर भी जाता, लेकिन फिर ये चीज लौट आई। ये चीज यानी कि डॉग। व्हेन तभी रिबन सेलर पूछता है कि कब? Last night, at midnight, as I slept in bed, he came and licked my face. अब तभी ब्लाइंड मैन बताता है कि पिछली रात को मध्य रात्रि में जब मैं बेड पर सो रहा था, ये मेरे पास आता है और मेरे फेस को चाटता है। I felt like murdering him. मेरा मन तो कर रहा था इसे मार दूं मैं। I gave him a blow which he will never forget again, said the blind man. और तभी ब्लाइंड मैन कहता है कि मैंने इसे ऐसा जोर का घूसा दिया है कि ये कभी नहीं भूलेगा। I forgave him, after all a dog. और कहता है कि मैंने फिर इसे माफ कर दिया, आखिरकार है तो डॉग ही। He loafed as long as he could pick up some rubbish to eat on the road, but real hunger has driven him back to me. But he will not leave me again. अब वो ब्लाइंड मैन कहता है कि ये इधर उधर इतना भटका, जितना कचरा उठाकर खा सकता था खा लिया रोड पर, लेकिन जो असल भूख होती है ना, वो इसे मेरे पास वापस ले आई, और ये अब मुझे कभी भी छोड़ नहीं पाएगा। See, I have got this, and he shook the lead. It was a steel chain this time. और तभी वो ब्लाइंड मैन उसे ही कहता है कि देखो मुझे क्या मिला, और ऐसा कहते हुए वो अपनी उस स्टील चेन को हिलाते हुए दिखाता है और कहता है कि देखो इस बार ये स्टील की चेन है,
है। अब ये रिबन वेंडर को पर्टिकुलरली क्यों बता रहा है, क्योंकि जो व्हाइट कलर की कोड है वो इस रिबन वेंडर ने ही दी थी। वंस अगेन देयर वाज द डेड डेस्पेयरिंग लुक इन द डॉग्स आईज, और आखिरकार एक बार फिर से वही मरी हुई डेस्पेयरिंग सी लुक उस डॉग की आंखों में थी। Go on you fool, cried the blind man, shouting like an ox driver. और तभी वो ब्लाइंड मैन एक ऑक्स ड्राइवर की तरह, एक बैलगाड़ी के ड्राइवर की तरह जोर से चिल्लाता है, अरे चलो चलो तुम फूल। He tugged the chain, poked with the stick, and the dog moved away on slow steps. अब वो उस चेन को जोर से खींचता है, उस छड़ी को डॉग पर मारता है और वो डॉग धीरे से छोटे छोटे स्टेप्स चलने लगता है। They stood listening to the tap tap going away. और वो तीनों फिर इस लकड़ी की टैप टैप को थोड़ा दूर जाते हुए सुनते रहते हैं। Death alone can help that dog, cried the ribbon seller, looking after it with a sigh. अब तभी रिबन सेलर एक गहरी सांस भरते हुए बोलता है कि अब तो सिर्फ मौत ही इस डॉग को बचा सकती है। What can we do with a creature who returns to his doom with such a free heart? अब हम ऐसे क्रिएचर का कर भी क्या सकते हैं जो खुले दिल से अपने अंजाम, अपने विनाश, अपनी बर्बादी के पास लौटकर फिर से आया है। डूम यानी कि विनाश या बर्बादी। और इसी के साथ ये स्टोरी हमारी यहीं पर कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जय हिंद।